This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamualaikum guys, welcome to Alpine Academy, lecture number 3 of chapter number 3 from your textbook, Atomic Structure. In this video, we will discuss further remaining topics of this chapter like electronic configuration and what are the rules for doing this electronic configuration and their trends. They are related to atomic radius, electronegativity, and electron affinity and ionization potential, and furthermore we will discuss in this video. Let's move forward to electronic configuration. बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि आप कैसे किसी इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी मतलब उसकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करना है, ऑर्बिटल में कैसे भरना है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, यानी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अवेलेबल ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स। और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अवेलेबल ऑर्बिटल्स में वो कौन बताते हैं, सर्टेन रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जिसकी मदद से हम ये सीख जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर ऑपो प्रिंसिपल है, फिर n+l रूल है, फिर हंट्स रूल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब ये आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मैंने पहले ये डायरेक्ट ऐसी लिख दी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन की, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो अभी सिर्फ आप ये पढ़ लें कि 1s2 2s2 2p1 ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी बोरॉन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन टोटल। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहे हैं, s ऑर्बिटल में 2 आते हैं, इसी तरह p ऑर्बिटल में टोटल 6 आते हैं, इसी तरह d ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1s2 में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, फिर इस तरफ के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 4 और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो सिंपल p में आ गया। अब इस हिसाब से अगर और इलेक्ट्रॉन होते तो सिंपल आगे p में ही जाते। तो ये इसकी बेसिकली पहली सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करते हैं वो सब हम डिटेल में आगे चेक करते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो ये है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब ये है कोई भी एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, यानी 4 के 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब कोई भी एक ऑर्बिटल ले लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल में हमने जैसे ऑर्बिटल में हमने पढ़ा कि 1s2 लिखा हुआ था। ठीक है, 1s2 का मतलब 1s2, यानी उस 1s2 में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बता रहे हैं कि इनकी जो मूवमेंट है या इनकी जो स्पिनिंग है वो एक दूसरे से अलग है, यानी यही चीज़ बता रही है कि इसके जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम कभी नहीं हो सकते। ठीक है, स्पिनिंग की वजह से। अगर हम बात करते हैं 1s2 की, ठीक है, 1s2 की, ठीक है, सॉरी राइटिंग इस पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है 1s2 थोड़ा क्लियर है वैसे। तो 1s2 की अगर बात करें तो इसका पीरियड तो नहीं, खैर इसका जो है कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी n। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपका n है। तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहाँ पे कितना है, आपका 1 है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारे पास 1 है। तो दोनों में कितना है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का भी n बराबर है, दोनों इलेक्ट्रॉन का n क्या है वो भी बराबर है। उसके अलावा s से हमें क्या पता चल सकता है, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी l की वैल्यू क्या है उसकी, तो s की l की वैल्यू होती है 0। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के l की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की n के 1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी n 1 है, इसी तरह l की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन की 0 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी l की वैल्यू 0 है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे पता चलेगा, अगर l हमारा 0 है तो उसका मतलब m की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी m की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर हम सिंपल देखें l की वैल्यू n से भी निकल सकती है, l का फॉर्मूला होता है n-1, तो n अगर 1 है तो 1-1 l इज इक्वल टू 0। ठीक है, और m की वैल्यू कैसे निकलती है, -l से लेके +l तक, तो अगर l ही 0 है तो m भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट डिफरेंस अराइजेस इन स्पिन क्वांटम नंबर, तो डिफरेंस जो आता है वो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर्स में आता है कि दोनों की जो स्पिनिंग है वो अलग है। ठीक है, लेट्स सपोज जो आपके पास ये +1/2 है, ये सिंपल ये रोटेशन बता रहा है कि इसकी जो रोटेशन है वो
अपोजिट है दूसरे वाले की रोटेशन से। लेट्स सपोज अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बताता है कि दो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जो है उनका क्वांटम नंबर्स कभी भी 4 के 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी एक दूसरे से सेफ मतलब सेम नहीं हो सकते। ठीक है, सेम कभी नहीं हो सकते। ओके, सो ऑप्पा प्रिंसिपल क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बिल्डिंग आपका पहला रूल है, जिसमें आपके पास इसकी स्टेटमेंट क्या है कि द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल होंगे जो ऑर्बिटल की सबसे लीस्ट एनर्जी होगी, यानी सबसे कम एनर्जी जिस ऑर्बिटल की होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उतर जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले के पास जाएगा, फिर उसके बाद जो ऑर्बिटल होगा उससे ज़्यादा एनर्जी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा। सबसे पहले कौन से फिल होंगे? जो सबसे कम एनर्जी रखते हैं। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले वहाँ जाएंगे जहाँ पे सबसे लोअर एनर्जी होगी, यानी एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। ठीक है, मिनिमम एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट, यानी ये क्या लिखा है? द ऑर्बिटल्स ऑफ मिनिमम एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट एंड आफ्टर इट द ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी, यानी उसके बाद हायर एनर्जी बढ़ेगी। तो इसकी सीक्वेंस जो होगी 1s2 2s2 2p6 एंड सॉरी, यानी मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताने लग गया था। ठीक है, तो एस पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ, इसी तरह एस के 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी पे 6 आ सकते हैं, एस पे भी 2 आते हैं, पी पे 6 आते हैं, एस पे 2 आते हैं, और इसी तरह डी पे 10 आते हैं और एफ पे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ में मैंने कैसे लिखी है वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसकी एक क्या ट्रिक है कि हम इसको सीरीज़ को याद करे बगैर भी एक ट्रिक से समझ के लिख सकते हैं। अब आपके पास आ जाता है n+l रूल और विस वर्सा रूल, जिसमें आपके पास ये होता है कि आपके किसी भी ऑर्बिटल की या उसकी n+l वैल्यू जिसकी सबसे कम होती है उसको पहले भरा जाता है, और जिसकी दोनों की अगर सेम आ जाती है तो जो सबसे कम n की वैल्यू होती है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, द ऑर्बिटल विद द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n+l फिल्स फर्स्ट। जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सबसे कम होगी सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। ठीक है, बट व्हेन द टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर ऐसे दो ऑर्बिटल आते हैं जिनकी वैल्यू n+l की सेम आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां n सबसे छोटा होगा। ठीक है, हमने प्रीवियस से ही वही वाली सीरीज पिक कर ली है और यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब इसमें से हम कंसिडर करते हैं, लेट्स टेक 4s और 3d ऑर्बिटल। अगर हम 4s और 3d को लेते हैं तो 4s में n जो है वो 4 क्या है, और n आपका जो है कहते हैं ऑर्बिट नंबर बताता है। एस में एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो 4 + 0 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3D देखें तो 3D में एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू डी के लिए 2 होती है, पी के लिए 1 होती है, एफ के लिए 3 होती है। तो डी के लिए हमने यहाँ 2 रखी है तो 3 + 2 5, यानी n+l वैल्यू 4s की कम आई है, 4 आई है, और 3D की 5 आई है, यानी सबसे पहले 4s आएगा फिर 3D आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा जा सकता है कि जैसे ये नज़र आ रहा है कि 4s आ रहा है पहले, फिर आपके पास 3D आ रहा है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल इसको वैलिड करती है। इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए मैंने एक टेबल बनाया था ताकि आपको इजीली कंफर्म हो जाए कि ये सीरीज़ कैसे हम चेक करते हैं। ये पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं कि n+ वैल्यू निकालें और अरेंजमेंट को ठीक करके लिखें। वो अरेंजमेंट थोड़ी डिस्टर्ब करके देते थे। लेट्स सपोज 3D को सबसे पहले डाल देंगे, 4s को सबसे एंड में डाल देंगे और बोलेंगे इसको n+l की वैल्यूज से अरेंज करके लिख के दिखाएं। पेपर में ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर हम 5D और 6p ऑर्बिटल को लेते हैं, ठीक है, 5D और 6p ऑर्बिटल में क्या है कि आपके पास n की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 2 है, तो 5 + 2 7 हो गए। इसी तरह 6p में भी 6 n की वैल्यू हो गई, p l की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, p के लिए तो 1 रख दी, 6 + 1 7। अब दोनों के n+l वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, दोनों की n+l वैल्यू सेम आ गई, तो दूसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर दोनों की n+l वैल्यू सेम आ जाती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले n की वैल्यू कहाँ कम है? इस 5 में। ठीक है, 5D में। तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल होगा? 5D वाला, उसके बाद 6p आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि n+l वैल्यूज हम कैसे देख के अपनी सीरीज़ की यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ को लिख सकते हैं। हर्ट्ज़ रूल क्या है? इफ़ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन वुड लाइक टू लिव इन सेपरेट ऑर्बिटल। अगर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या होते हैं? जैसे p ऑर्बिटल है उसमें 3 अलग से छोटे ऑर्बिटल्स हैं, px py एंड pz। ठीक है, अब px py pz तीनों के तीनों अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और
इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, वो उस ऑर्बिटल में अकेले रहना चाहता है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन अकेले रहने की कोशिश करता है और सारे के सारे ऑर्बिटल अपनी स्पिन पैरेलल रखना चाहते हैं। पैरेलल मींस एक ही डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस हिसाब से वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो 2px 2py 2pz के बजाय सिर्फ 2px में जा रहा है, 2py छोड़ के 2pz में जा रहा है, तो सबसे पहले ये स्टेबिलिटी खराब होगी, ठीक है। तो उसको हमेशा एक एक करके इलेक्ट्रॉन को एक एक करके ऑर्बिटल में बढ़ना है। तो जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने होते हैं आखिरी शेल में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर ऑक्सीजन 8 है तो उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और उसको 8 करने होते हैं। वो हाइब्रिडाइजेशन से या किसी तरह रिएक्ट करके 8 कर लेता है, वो चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, हाँ, ये जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे के अपोजिटली मूव कर रहे हैं, यानी ये बहुत स्टेबल हैं। और जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इन दोनों की पैरेलल स्पिन है, ये दोनों अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं और इसके अलावा ये भी स्टेबल हैं। बट ऐसा नहीं है कि स्टेबल जो ये कहते हैं, अगर हंट रूल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लेट सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता कि आपके पास सिंपल 2pz के ऊपर 0 हो जाता और 2py में भी यही वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये 2py के साथ चला जाता और टोटल कितने कर देता, 2py 2 कर देता और 2pz की जगह 0 हो जाता। तो ये गलत हो जाता है, ये वायलेशन हो जाती है हंट्स रूल की, कि हंट्स रूल कहता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह नहीं जाएंगे जब तक कि एक दूसरा आधा ना बढ़ जाए, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे नहीं जा सकते। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्यों है 2px में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों हाफ फिल्ड हो चुके थे, इस वजह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन आगे। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2py में जाएगा, इसी तरह अब जो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2pz में जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो कि ये स्ट्रक्चर है आपके पास सिंपल, ठीक है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस जगह आएगा, पहले 2px में आएगा, फिर 2py में आएगा, फिर 2pz में आएगा, फाइनली एक ऐसी नीचे वाली स्टेट फाइनल नियॉन की बन जाएगी जिसमें कोई वैलेंसी नहीं होगी, यानी जीरो वैलेंसी होगी। अच्छा, अब डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको ट्राइवैलेंट बोलेंगे। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों के पास है और एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये ट्राइवैलेंट हो गए। इसी तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या हो जाएंगे, डाइवैलेंट, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की सिर्फ यहाँ पे कमी है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 9231831866660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले आपके पास s ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास p ऑर्बिटल आता है और फिर आपके पास d ऑर्बिटल आता है एंड देन आपके पास 4f ऑर्बिटल आता है। तो मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 पे। s ऑर्बिटल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रखता है और आपके पास जो p ऑर्बिटल है वो 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। इसी तरह d ऑर्बिटल आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन रखता है और f ऑर्बिटल आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। और डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, यानी एक ऑर्बिटल कितने डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, यानी उसी ऑर्बिटल में और ऑर्बिटल कैसे निकलते हैं, तो p ऑर्बिटल के पास आते हैं 3p, यानी px py pz। इसी तरह d ऑर्बिटल में 5 डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं, इसी तरह f ऑर्बिटल में 7 डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सिंपल ये है कि यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि इसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है, सीरीज़ को याद करना रटना नहीं है। सिंपल सी एक लॉजिक है जिसमें हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम इसको S को एक नाम देते हैं, ठीक है, S फॉर स्कूल, P फॉर पब्लिक, D फॉर डिवीजन एंड F फॉर फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया, आपको जो दिल चाहे आप वो नाम दीजिए, ठीक है। पर टेक्निक आपको आनी चाहिए। टेक्निक में क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, पहला नाम जो है S है, तो स्कूल स्कूल 2 बार बोलेंगे, फिर पब्लिक स्कूल, अब हम रिवर्स में जाएंगे, पब्लिक स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर हम फिर से रिवर्स में जाएंगे लेकिन अब D को लेके जाएंगे, DPS यानी डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल। फिर लास्ट टाइम हम सिर्फ एक बार रिपीट करेंगे इसको, फर्स्ट डिवीजन पब्लिक स्कूल, ठीक है, यानी फर्स्ट डिवीजन पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इसमें हम नंबरिंग कैसे फिल करें, नंबरिंग फिल करने के लिए हमारा s ऑर्बिटल 1 पे है तो हमारा जो s है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा,
अब जितने भी एस हैं उन सब के पीछे नंबरिंग करते हैं, 1s 2s 3s, जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। हमने सारे s को ढूंढे और उसके पीछे नंबरिंग कर दी। इसी तरह हम क्या करेंगे, p ऑर्बिटल हमारा 2 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी p ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। तो जहाँ p नजर आ रहा है पहला, उधर हम लिख देंगे 2p, फिर हम 3p, फिर 4p, फिर 5p एंड देन 6p फाइनल। इसी तरह d ऑर्बिटल आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, थर्ड नंबर से। तो जो पहला आपके पास नंबर नजर आ रहा है d, तो जो d ऑर्बिटल नजर आ रहा है उसके पीछे हम 3d लिख देंगे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 4d एंड देन 5d, ठीक है। f ऑर्बिटल आपका स्टार्ट हो रहा है फोर्थ पोजीशन से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जहाँ पे भी f ऑर्बिटल आएगा उसके पीछे 4 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4f हो गई। तो ये सिंपल आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेक्निक है, जिसको आप अपनी न्यूमेरिकल्स वगैरह में सॉल्व कर सकते हैं कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम की, ठीक है। और इसमें s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और अगर आप देखना चाहें इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, लेट्स सपोज आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 कैसे जाएंगे, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए और 6 इधर आ गए, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 11 होते तो यहाँ 1 हो जाता, ठीक है। इसी तरह अगर 12 होते तो यहाँ 1 की जगह 2 हो जाता, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होते चले जाएंगे, ओके, ठीक है। तो अब वर्किंग एग्जांपल में सबसे पहले आ जाती है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम मैग्नीशियम मैग्नीज एंड जिंक। सबसे पहले स्कैंडियम में आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इन 21 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या सीक्वेंस लिखनी होगी, ठीक है। सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, वही स्कूल स्कूल, ठीक है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन, पब्लिक स्कूल, भले आप आगे तक लिख लें, ठीक है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करते तो सबसे पहले उसकी सीक्वेंस की नंबरिंग करें, ठीक है। ऐसी मैंने बताई थी, एस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1s, फिर 2s, फिर 3s जहां आ रहा है, फिर 4s, फिर आगे 5s अगर आप लिखते भले, ठीक है। तो इसी तरह जो ये कहते हैं p में भी करेंगे 2p 3p और आगे अगर 4p कहीं आता, तो अब यहाँ पे 3d आ रहा है, d कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप 3d से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहे हैं। इसमें सिंपल है कि जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 21 है, ठीक है। 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, ठीक है। सॉरी दिस, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 21। अब 21 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे इन ऑर्बिटल्स में उनका तरीका है 1s, यानी s ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी s है, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ p है, तो यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 + 2 4, 4 + 6 10 हो गए अभी सिर्फ हमारे पास, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है 21। तो हम क्या करेंगे, फर्दर और सीक्वेंस में डालेंगे, s में 2 आ गए, फिर p में 6 आ गए, फिर s में 2 आ गए, और यहाँ पे हो गए आपके पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 6 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो कहाँ फिल हो जाएगा, d1, ठीक है, यानी d में वो सिंपल फिल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये है इसमें, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है। इसी तरह हम मैग्नीज में देखेंगे, टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 25 इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे फिल होंगे, अब सबसे पहले 1s में, s में कितने आएंगे, 2 और इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और d में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नंबरिंग वही होगी, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन, पब्लिक स्कूल, लेकिन हमें पता है कि डी तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो इसलिए हमने आगे की सीक्वेंस नहीं लिखी, ठीक है। ये बात याद रखिए कि जहां तक इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हम कोशिश करते हैं कि वहीं तक लिखें, उससे आगे की सीक्वेंस को ना फजूल में लिखें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके पास जो है सिंपल इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसको काउंट करें तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20 एंड 20 + 5 25, टोटल इलेक्ट्रॉन भी फिल हो गए हैं पूरे, ठीक है, और उनकी पूरी सीक्वेंस भी लाइन वाइज है, ठीक है। इसी तरह आपने जिंक देखना है, जिंक में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, आपके पास 30 इलेक्ट्रॉन है। 30 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, वही स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन
ये लिख देंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ तक ही हमारे सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो हम सिंपल इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाएंगे और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह जिंक की भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सम अप ऑफ ऑल थिंग्स वी डिस्कस्ड। अब अगर हम सम अप करें तो क्वांटम नंबर से हमने जो पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ा, तो सबसे पहले पॉइंट्स में क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी ऑर्बिट में होते हैं वो कैलकुलेट किस फॉर्मूले से होते हैं, एन स्क्वायर से। अगर आपके पास पहला ऑर्बिट है तो उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, एन स्क्वायर में 1 डालें तो आपके पास 1 ऑर्बिटल का आंसर आ जाएगा, यानी आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल पहले ऑर्बिटल में सिर्फ 1 होते हैं। इसी तरह 2 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 ऑर्बिटल आपके पास तीसरे ऑर्बिट में होते हैं, 4 ऑर्बिटल आपके पास दूसरे ऑर्बिट में या दूसरे एनर्जी लेवल में होते हैं। ऑर्बिट और एनर्जी लेवल एक ही चीज़ है ठीक है, बट ऑर्बिटल्स अलग चीज़ है। An orbital contain more than 2 electrons, cannot contain, sorry, an orbital cannot contain, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रखता। ठीक है, अब आप बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नहीं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। क्यों? क्योंकि पी में वो इटसेल्फ 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में टूटा हुआ होता है। ठीक है, तो 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में 2-2 करके इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस हिसाब से उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5-5 करके, मतलब 2-2 करके। ठीक है, उसमें होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं और हर डीजनरेटेड ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस हिसाब से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गए थर्ड पॉइंट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज स्पेसिफाइड बाय एन कैन होल्ड इज गिवन बाय। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चल सकते हैं। अगर आपको पहले ऑर्बिट में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में, तो एन की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपके पहले एनर्जी लेवल में आ जाएंगे इसी तरह अगर आपके पास एनर्जी लेवल फिफ्थ एनर्जी लेवल है, सपोज नहीं चले फोर्थ ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ एनर्जी लेवल है तो एन की जगह 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके फोर्थ एनर्जी लेवल यानी फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम। द नंबर ऑफ सब लेवल्स इन एन एनर्जी लेवल इज स्पेसिफाइड बाय एन, यानी सब लेवल्स कितने हो सकते हैं वो एन से कैलकुलेट होंगे। जितने आपके पास एन होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। अगर आपके पास सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 सब ऑर्बिटल्स होंगे, एस और पी। अगर आप थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो वहाँ पे आपके पास 3 सब ऑर्बिटल्स होंगे, एस पी डी। अगर आप फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो वहाँ पे आपके पास होंगे टोटल 4 सब ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसी तरह द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सब एनर्जी लेवल स्पेसिफाइड बाय एल। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, ठीक है, सब एनर्जी लेवल कैलकुलेट करने हैं, तो आपके पास फॉर्मूला है 2l+1 का। ठीक है, तो आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं 2, अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है, ठीक है, यानी एस बेसिकली अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है ये, बेसिकली किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एस ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में एल की वैल्यू होती है 0, 2 0 0 प्लस 1। ठीक है, तो सॉरी नहीं, ये बेसिकली डीजनरेटेड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है, सॉरी फॉर दिस। 2l+1 आपके पास डीजनरेटेड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है। अगर आप एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एस ऑर्बिटल की वैल्यू एल की होती है 0, तो 2 0 0 प्लस 1, यानी एस के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है उसके इंटरनल ऑर्बिटल में, यानी डीजनरेटेड। इसी तरह अगर पी की वैल्यू देखें तो एल की वैल्यू होती है 1 फॉर पी, तो इस हिसाब से 2 1 2, 2 + 1 3, तो आपके पास 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स पी में होंगे ठीक है, ये सब हम डिटेल में पीछे देख चुके हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनर्जी सब लेवल इज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ सकते हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगे, वो आपके पास सिंपल, अगर आपकी वैल्यू एस में कितने आते हैं उसको कैलकुलेट करना है तो एस की वैल्यू एल की होती है 0, तो जब 0 रखा तो 0 से 0, 0 + 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 यानी आपके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एस पीरियड उसमें ऑर्बिटल में। इसी तरह पी ऑर्बिटल में आपके पास एल की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास सिंपल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें, 2 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 6, यानी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल में भी 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। द नोटेशन यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनर्जी लेवल इज NLX। इसमें एन जो है बेसिकली आपके पास जो है कहते हैं ये बता रहा है कि उसका ग्रुप मतलब उसका लेवल कौन सा है, एनर्जी लेवल कौन सा है। एन एल आपके पास बता रहा है कि एस है, पी है, डी है या एफ है, यानी ये कौन सा ऑर्बिटल है।
जबकि एल आप एक्स जो बताता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितने होंगे। ठीक है, अगर आपके पास n3 है तो वहाँ पे आपके पास जो ऑर्बिटल होगा वो भी d हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सिंपल इसकी नोटेशन है ये, और कुछ नहीं है। Now atomic radius and ionic radius. First of all, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का क्या ग्रुप ट्रेंड होता है, मतलब पीरियड टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ता है और पीरियड वाइज क्या होता है, तो वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, यानी हाफ डिस्टेंस दोनों न्यूक्लियाई के बीच का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे फिगर है, जैसे यहाँ तक कि इस न्यूक्लियाई का ये हाफ डिस्टेंस प्लस दिस हाफ डिस्टेंस ऑफ दिस न्यूक्लियाई, this is the total distance between the two homonuclear diatomic molecule and this known as atomic radius। ये आपके पास atomic radius कहलाता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हेट्रोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल छोटा है दूसरा मॉलिक्यूल बड़ा है, तो उसके लिए उसका डिस्टेंस क्या होगा, आर ए प्लस आर बी। ठीक है, यानी आर ए क्या होगा, एक छोटे वाले एटम का डिस्टेंस, आर बी बड़े वाले एटम का डिस्टेंस, या ऐसे कर लें कि आर ए पहले वाले एटम का डिस्टेंस है, आर बी दूसरे वाले एटम का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल एटॉमिक रेडियस होता है। अब आपके पास एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है, जैसे अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियस आपके पास अगर पीरियड की वाइज करें तो पहले एटम का साइज इतना बड़ा होगा, फिर दूसरे एटम का इतना छोटा होगा, फिर तीसरे एटम का उससे छोटा होगा, अगर हम पीरियड वाइज जाएँ। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में अगर हम पीरियड वाइज क्रॉस करते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल में यूं जा रहे हैं, तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट। क्यों, विद इन अ पीरियड प्रोटॉन्स आर एडेड इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं सेम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में, बट अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, these electrons are gradually pulled closer to the nucleus because it increase positive charge। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होती है अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ रहा है तो उसकी अट्रैक्शन भी ज़्यादा बढ़ रही है, जब अट्रैक्शन बढ़ रही है तो उसके पूरे ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएंगे, ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे किसके, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, तो इस वजह से इसका साइज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। Since the force of attraction between nuclei and electron increases and the size of atom decreases। वही बात बताइए कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल वही हो रहा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट ग्रुप का साइज बड़ा होगा, उससे छोटा सेकंड ग्रुप का होगा, फिर छोटा थर्ड ग्रुप का होगा, ऐसे चलते जाते सबसे लीस्ट और सबसे छोटा स्ट्रक्चर या छोटा साइज होगा वो 8 ग्रुप का होगा आपका। ठीक है, इसी तरह अगर हम ग्रुप ट्रेंड की बात करें, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम्स जनरली इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करें तो पहले ग्रुप में जो एटम का साइज होता है, लेट सपोज अगर पहले ग्रुप की बात करते हैं तो वो पहले ग्रुप का इतना है। ठीक है, नीचे वाले एलिमेंट में उसका इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा साइज इतना बड़ा, बिकॉज कि जो एटॉमिक नंबर है इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ठीक है, एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ बढ़ रहा है। नीचे की तरफ कैसे बढ़ रहा है, लेट सपोज आपके पास अगर आपकी बुक की एग्जांपल है, आपका टेबल है 3.8, तो कार्बन का साइज होता है 0.77। ठीक है, अब नाइट्रोजन का साइज है 0.70। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पीरियड वाइज आपका साइज क्या हो रहा है, मतलब ये बेसिकली आपके ग्रुप वाइज आपके साइज बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास साइजेस, इसके नाइट्रोजन का बड़ा है, फिर ऑक्सीजन का उससे छोटा है, फिर फ्लोरीन का उससे छोटा है, इसी तरह सोडियम का बड़ा है, मैग्नीशियम का उससे बड़ा है, फिर एल्यूमिनियम छोटा है, फिर एल्यूमिनियम का छोटा है और सिलिकॉन का छोटा है। ये जो शुरू के 4 पीरियड हैं ये बेसिकली एंड के ग्रुप डिनोट कर रहे हैं, और जो एंड के 4 पीरियड हैं ये बेसिकली शुरू के ग्रुप डिनोट कर रहे हैं, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 4 पीरियड में आते हैं, मतलब 4th ग्रुप में आते हैं, और बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सारे एंड में आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो एटॉमिक साइज है वो आपका डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अब क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली साइज खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है हाउएवर देयर इज आल्सो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, हायर प्रिंसिपल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर लार्जर इन साइज देन द ऑर्बिटल्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, एक और वजह क्या है कि हायर एनर्जी लेवल जो होते हैं, जो हाई ऑर्बिट होता है, मतलब जो सेकंड ऑर्बिट होता है, उसके जो ऑर्बिटल का साइज होता है वो भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एलिमेंट साइज ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस वजह से इसका साइज भी बड़ा होता है।
ठीक है, अब आयनिक रेडियस की कहानी भी सेम ही है। आयनिक रेडियस का भी ग्रुप ट्रेंड सेम होता है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज वो क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट से राइट उनका साइज छोटा होता जाता है आयनिक रेडियस में, आयनिक साइज, और इसी तरह डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है। अब आयन होते क्या हैं? आयन आपके पास सिंपल वो कंपाउंड होते हैं जब टूट के वो बनते हैं नॉर्मल न्यूट्रल एलिमेंट्स में से। जैसे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, जैसे लेट्स सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं न्यूट्रल एटम में से, तो एटम जो है सिर्फ एक रह जाता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा किसी एटम में से तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव आयन यानी कैटायन। और इसी तरह जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम को दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे एनायन। ठीक है, अब ये एनायन और कैटायन हमेशा जो है कहते हैं ऐसे ही बनते हैं। और कैटायन का साइज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आयनिक रेडिया जो है हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, किसमें? कैटायन में। इसी तरह जो एनाइन है आपका, उसका साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। एनाइन तो पेरेंट एटम मतलब लेट सपोज क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन का साइज जो है आपके पास आता है 0.99 एंगस्ट्रॉम। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपने आप को एनाइन बना लिया तो उसका साइज हो जाएगा 1.81 एंगस्ट्रॉम, यानी जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। अब रीजन क्या है इसका साइज बढ़ने की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो इसका मतलब उनके बीच की रिपल्जन फोर्स बढ़ जाएगी। रिपल्जन फोर्स बढ़ेगी तो उनके ऑर्बिट का साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वो इसके बराबर हो जाएगा फिर जिस वजह से इसका साइज, एनाइन का साइज बढ़ जाता है। और कैटाइन का साइज छोटा क्यों हो जाता है? वो इस वजह से होता है, लेट सपोज अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो यहाँ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, इस ऑर्बिट में, उसको मैंने अलग से निकाल दिया तो इसका मतलब उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट टूट जाएगा। अब सोडियम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम की एग्जाम्पल में क्या होता है, 3 ऑर्बिट बनते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको मिटा दूं तो सोडियम की एग्जाम्पल में आपके पास 3 ऑर्बिट बनते हैं। सबसे पहला ऑर्बिट, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिट, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके आखिरी शेल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे होते हैं पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। यहाँ होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे और ये 2 यहाँ है, और एक इलेक्ट्रॉन रह गया जो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर। अब मैंने इसको कैटाइन बनाना है। कैटाइन मीन्स यहाँ यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से निकालना है। अब जब मैं ये इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मेरे पास से ये ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये ऑर्बिट भी खत्म हो जाएगा, तो इसका साइज क्या हो गया, ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। यानी कैटाइन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम के साइज से छोटा होता है। यानी पेरेंट एटम का साइज कितना था पहले सोडियम का, इतना बड़ा था, अब कितना हो गया, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया अब इतना साइज हो गया, यानी उसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, ठीक है, तो प्रीवियसली हमने यही अभी पीछे देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द पॉइंट अप टू विच न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आयनिक रेडियस होता है क्या है, डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से लेके जहां तक के आखिरी ऑर्बिट का क्लाउड फैला हुआ है वहां तक का डिस्टेंस आयनिक रेडियस कहलाता है। अब 2 तरीके के होते हैं, एनायन और कैटायन होते हैं। कैटायन मैंने आपको बताया था कैसे होता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो आपके पास कैटायन बन जाता है। ठीक है, यानी ये आपका Na पॉजिटिव आपके पास कैटाइन है, इसी तरह आपके पास Cl नेगेटिव आपके पास एनायन है जब भी एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया जाता है तो आयनिक रेडियस क्या है, डिफरेंट होता है एटॉमिक रेडियस से, क्योंकि पॉजिटिव आयन्स होते हैं यानी जो कैटाइंस होते हैं उनका साइज हमेशा छोटा होता है उनके पेरेंट एटम से। ठीक है, अनचार्ज एटम यानी न्यूट्रल एटम यानी पेरेंट एटम भी बोल सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव आयन्स जो है कहते हैं ज्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम के। ठीक है, ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियस सेम होता है पीरियोडिक टेबल में एज एटॉमिक रेडियस। अगर हम पीरियड वाइज देखें तो उसका आयनिक रेडियस कम होता जाता है, और ग्राउंड ग्रुप देखें तो उसका साइज बढ़ता चला जाता है आयनिक रेडियस में भी। अब बात आ जाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आपको वो एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे आपका कोई भी एक एटम अपने पास से आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सके। जैसे सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं, तो सोडियम के पास होते हैं शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आते हैं टोटल उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके ऑर्बिट में आ जाता है आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी और न्यूक्लियस की जो पावर है वो सबसे कम होगी इसके बीच में। ठीक है, क्योंकि ये सबसे दूर है तो इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो भी कम होगी। ठीक है, लेट सपोज हमने इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ भी दे दी, 400 किलो जूल हमने इसको एनर्जी दी, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया इसमें से। तो अब क्या होगा, अब न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका साइज क्या कर देगा,
और छोटा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस की पावर जो है और ज्यादा स्ट्रांग हुई और इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और स्ट्रांगली खींचेगा, तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पावर ज्यादा हो गई, पावर ज्यादा हो गई तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गई, किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है इसके, सोडियम के, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो हमने पहले निकाल लिया, अब इस आखिरी शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जो हमें सेकंड आईपी चाहिए, सेकंड आईपी मींस हम फिर से इसको एनर्जी देंगे। कितनी एनर्जी देंगे, हमें इसमें 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं। हमें इतनी एनर्जी क्यों देनी पड़ी है, क्योंकि पहले वाले ऑर्बिट के स्ट्रक्चर में क्या था कि तीसरा ऑर्बिट था, यानी उसकी एनर्जी वहाँ तक थोड़ी कम थी, इस वजह से हमने कम एनर्जाइजेशन पोटेंशियल दी। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में उसका साइज भी छोटा हो गया, तो जिसकी वजह से उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, तो इसलिए हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट इसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। तो अब फर्दर इसकी डेफिनेशंस वगैरह में देखते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आईपी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो फर्स्ट आईपी होती है। इसी तरह दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सेकंड और थर्ड आईपी होती है। और ये आईपी हमेशा फर्स्ट आईपी की 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती हैं एक दूसरे से। यूनिट क्या होता है, किलो जूल्स पर मोल होता है। फैक्टर्स क्या है, साइज ऑफ एन एटम, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। फैक्टर्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल के डिपेंड कर रहे हैं कि साइज ऑफ एटम से क्या फर्क पड़ेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अगर साइज ऑफ एटम छोटा होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी, अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे साइज ऑफ एटम बड़ा था तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम थी, यहाँ साइज ऑफ एटम छोटा हो गया तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। इसी तरह जो ये कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज में अगर हम पीरियड वाइज बात करें तो पहले ग्रुप का न्यूक्लियर चार्ज 1 होता है, दूसरे ग्रुप का न्यूक्लियर चार्ज 2 होता है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ती जाएगी। तो पीरियड वाइज क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। इसी तरह जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। साइज जब छोटा होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको ज़्यादा ही चाहिए होती है। दूसरा पॉइंट है, ग्रुप में क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज होती है, हमने पीछे पढ़ा था। डाउन द ग्रुप में आपके पास शेप जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। जब शेप बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम चाहिए होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पावर भी कम हो जाती है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हमें कम चाहिए होगी इस केस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय एन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड इन इट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब भी एनर्जी रिमूव होती है, रिलीज होती है, जब भी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की टेंडेंसी, सलाहियत, ताकत कि वो अट्रैक्ट कर सके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट सपोज यहाँ H है, यहाँ Cl है, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा Cl, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl का ये रहा। तो अब ये क्या करेगा, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यानी ये Cl इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर दे। यानी इसका स्ट्रक्चर फिर ऐसा दिखने लगेगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे दोनों के दोनों, यानी Cl के पास आ जाएंगे और हाइड्रोजन से बहुत दूर हो जाएंगे। तो ये क्या है, Cl की टेंडेंसी है कि वो अट्रैक्ट कर सके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, अपनी तरफ खींच सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है जो कि 4 है, और 3 फिर क्लोरीन की होती है। ये सब एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड और डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। बिल्कुल सेम ट्रेंड है एज कम्पेयर टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन सब का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है कहते हैं ये चैप्टर ख़त्म होता है। फर्दर वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और जो भी इनके न्यूमेरिकल्स हैं, लेट सपोज आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, 8 की पार्ट सी से, तो वहाँ से हम क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स भी कुछ देख लेंगे, कुछ रीजंस हैं, वो सारी चीज़ें भी हम फर्दर इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। So if you have any queries related to any topic or any chapter,
You can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.